Namaskar to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss second part of RTI Act 2005, and today I will discuss from section 12, 13 nahi, section 12 to 20, because in my previous video already I have discussed from section 1 to section 11. So please rectify it. Today I will discuss section 12 to section 20. It is RTI Act 2005 part 2. So I do not want to waste more time. Please subscribe my channel. Subsequent time I will bring some nice videos for you. It will be very useful for you. So my friends, please subscribe my channel, like my channel, share my channel, and also comment it. Your comment is very important one for me. So now I am going to discuss part 2, section 12 to section 20 RTI Act 2005. Section 12 of RTI Act, Central Information Commission. You know that central level Central Information Commission is there, and in state level State Information Commission is there. In Central Information Commission, one chief is there. Similar in state level and in central level, chief is there. One chief is there, Chief Information Commissioner, and maximum 10 information commissioners. Okay, so just remember, state level, central level, Central Information Commission, state level, State Information Commission. So in section 12, it is dealt with Central Information Commission. One chief is there. It is Chief Information Commissioner, and under him 10 information commissioners are there. So the central government shall by notification in the official gazette constitute a body to be known as the Central Information Commission, to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under this act. So Central Information Commission एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. क्वेश्चन पूछता है कि क्या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि ये सिविल कोर्ट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उनका जो पावर है वो इक्विवेलेंट है. जो सिविल कोर्ट का पावर होता है उनके पास वही पावर है. इनको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलेंगे और स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे. और यदि क्वेश्चन पूछेगा क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. जैसे सुप्रीम कोर्ट की, इलेक्शन कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ओके, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. और इसको हम क्वासी जुडिशियल बॉडी भी बोलेंगे, क्योंकि उसका जो पावर है वो सिविल कोर्ट का जो पावर है उसके साथ इक्विवेलेंट है. राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिमेंबर करना है. नेक्स्ट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अभी बताया था साल कंसिस्ट ऑफ. तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिनको हम बोलते हैं CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक है, और उनके अंडर में इट मीन्स 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते. मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है. तो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है नॉट एक्सीडिंग 10. राइट, नॉट एक्सीडिंग 10 यहाँ पर देखिए मेंशन कर देता हूँ, आज में भी डीम्ड नेसेसरी. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम क्लियर हो गए कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है नॉट एक्सीडिंग 10. ये सेंट्रल लेवल का मैं बात कर रहा हूँ जो सेक्शन 12 में है. स्टेट लेवल अलग है, हम सेक्शन 15 में देखेंगे. नेक्स्ट वन, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमिटी. तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है, बेसिकली सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी. ओके, कमिटी रिकमेंड करेगा, उसको अप्रूव करेंगे एंड अपॉइंटमेंट देंगे प्रेसिडेंट. कमिटी रिकमेंड करेगा और अपॉइंटमेंट देंगे प्रेसिडेंट. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एक्चुअली हु अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट दे देंगे प्रेसिडेंट
मगर एक कमिटी बनेगा, कमिटी रेकमेंड करेगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट किया जाए। तो ये कमिटी में कौन कौन रहेंगे? कमिटी में बेसिकली सेंट्रल लेवल में प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन वन मेंबर है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तीनों हैं। जो कमिटी रेकमेंड करेगा इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन सेंट्रल लेवल, जो कमिटी होगा, कमिटी में चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों मेंबर है। तो कमिटी रेकमेंड करेगा और अपॉइंटमेंट देंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, ये फोर्थ रूल वेरी कॉमन है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली जो 4 में दिया है, सबसेक्शन 4 में, कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो एक है, उनके अंडर में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे नॉट एक्सीडिंग 10, मैं बता चुका हूँ, तो उनके अंडर में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स काम करेंगे, राइट। तो अभी हम क्लियर हो गए कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है, राइट। तो आगे में देखेंगे नेक्स्ट वन, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अच्छा, ये जो कमिटी, बेसिकली जो कमिटी बनेगा वो रेकमेंड करेगा, वो किस तरीके का लोगों को रेकमेंड करेगा? एक्चुअली what type of qualities must have, what type of actually person recommended by the committee formed under the chairmanship of honorable prime minister। तो इसमें आप देखिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, वो एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विथ वाइड नॉलेज, एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विथ वाइड नॉलेज, एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो इस बेसिकली एरिया में उनका नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली जो कमिटी होगा, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का अंडर में जो कमिटी है, जैसे अपोजिशन का मेंबर है एक, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये देखेंगे कि जो एमिनेंट पीपल है, जो स्टालवर्ट पर्सनालिटी है, जो डिग्निफाइड पर्सनालिटी, बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, तो इस फील्ड में जिनका नॉलेज है, तो ये जो कमिटी है वो रेकमेंड करेगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करने के लिए। क्लियर? तो चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, यहां पर डिसक्वालिफिकेशन का बात आता है। जब डिसक्वालिफिकेशन का बात आएगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बेसिकली पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होंगे, कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होंगे, बेसिकली यूनियन टेरिटोरी में वैसे एज यूजुअल, ठीक है, एज द केस में भी, और होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऐसा इट मीन्स प्रॉफिटेबल पार्ट उनका नहीं रहेगा, कनेक्टेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, उनका कनेक्शन नहीं रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कनेक्ट नहीं रहेगा, कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, कोई बिजनेस में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, और कोई प्रोफेशन को वो परस्यू नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ आ जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन का बात आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दे शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, they should not be a member of the legislative assembly of any state, they should not be a member of union territory, they do not hold any office of profit, similarly they should not have connected with any political party, or they do not involve in any type of business, or they do not pursue any profession, right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हेडक्वार्टर का बात आएगा, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का हेडक्वार्टर का बात आएगा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और उसका जो ब्रांचेस होगा और आउटसाइड में, तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ओके में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अदर एरिया में उसका अदर प्लेसेस में उसका ऑफिसेस को सेटअप कर सकता है, ठीक है। मगर उसका हेडक्वार्टर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ओके। उसका जो अदर ऑफिसेस होगा
वो इट मीन्स इन प्रेसिडिंग मैनर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इट मीन्स मस्ट इंटरेक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन द ऑफिस इज सेट अप ओके इन अदर प्लेसेस इन इंडिया, राइट। तो ये सेक्शन 12 में था। सो सेक्शन 12 में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो उसमें मेंबर्स क्या क्या है, उनको कैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हैं, क्या कमिटी, जो कमिटी है कमिटी का मेंबर कौन रहेंगे, वो रिकमेंड करेंगे कि इन लोगों को एक्चुअली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का आकार में अपॉइंटमेंट दिया जाए। वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अप्रोच करेंगे और ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देंगे। तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन, किस एरिया में उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब सेक्शन 12 में है। इट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में है। सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। सेक्शन 13 में चलेंगे। सेक्शन 13 में वही है, बेसिकली रिलेटेड टू सेंट्रल में लिखा हूं, सेंट्रल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रिलेटेड डाटा है सेक्शन 13 में। तो यहां पर जो द चीफ, ये सेक्शन 13 अमेंडमेंट में हम पढ़ चुके थे। अभी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो बेसिकली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में एक जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, एक्चुअली उनका जो टेन्योर ऑफ सर्विस होगा वो डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका टेन्योर ऑफ सर्विस डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और द अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली पहले क्या था, अमेंडमेंट के पहले 5 ईयर्स और 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर, मगर अभी वो 5 ईयर्स को अबोलिश कर दिया गया। अभी उनका जो टर्म्स ऑफ सर्विस रहेगा वो एक्चुअली इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चाहे स्टेट लेवल का चाहे सेंट्रल लेवल का, ओके, चाहे स्टेट हो कि सेंट्रल हो, हम अमेंडमेंट में देख चुके हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि उनका टेन्योर ऑफ सर्विस, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर से उनका जो टेन्योर ऑफ सर्विस कितना वर्ष तक रहेगा, कितना ईयर्स तक रहेगा, वो डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पार्ट, CIC शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका अगेन रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। मगर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अगेन रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मगर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर से शैल नॉट बी एलिजिबल, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर से उनका उसी पोस्ट में, उनका जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट में अगेन रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मगर उनका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अभी हम आएंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर का बात। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर वही पोस्ट में उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मगर वो एलिजिबल है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए वो एलिजिबल है। तो ICs इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज सच इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसी पोस्ट में उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो एलिजिबल है, इट मीन्स दे आर एलिजिबल फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट, राइट, प्रोवाइडेड दैट एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी एलिजिबल। मैं अभी बताया, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो एलिजिबल है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट के लिए, वो एलिजिबल है, उसी पोस्ट में उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए वो एलिजिबल है। ओके, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है अभी हम पता कर लिए कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है वो एलिजिबल है, दे आर एलिजिबल फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट। और यहां पर एक रूल है कि उनका जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट प्लस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट दोनों मिलाकर जो होगा 5 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। जो उनका टेन्योर होगा दोनों मिलाकर 5 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। पहले वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, सपोज अभी उनका अपॉइंटमेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में हो गया, तो दोनों मिलाकर एग्रीगेट क्या होगा, 5 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। जो दोनों का जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये है, where the information commissioner is appointed as the chief information commissioner, his term of office shall not be more than, ये देखिए, shall not be more than 5 years in aggregate, shall not be more than 5 years in aggregate as the information commissioner and chief information commissioner। तो दोनों मिलाकर टेन्योर 5 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। ये भी डिस्कस हम अमेंडमेंट में कर चुके हैं। उनका जो सैलरीज एंड अलाउंसेस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। बेसिकली आप जानते हो कि चाहे
स्टेट का चाहे सेंट्रल का, उनका जो सैलरी है, अलाउंसेस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, और उनका जो टेन्योर ऑफ सर्विस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ओके, रेजिग्नेशन का पार्ट आता है। रेजिग्नेशन का पार्ट जब आएगा द सेंट्रल लेवल में, सेंट्रल CIC, और ये अभी हम सेंट्रल लेवल का बात कर रहे हैं, मे बी एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो रेजिग्नेशन केस में चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बेसिकली मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो उनका हैंड में वो इट मीन्स दे मस्ट राइटिंग एंड बेसिकली हैंड ओवर टू द प्रेसिडेंट एंड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी रिमेंबर करना है। चलो अभी सेक्शन 14 को आएंगे। तो सेक्शन 13 में हो गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें अंडर में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है, तो उनका टेन्योर ऑफ सर्विस, उनका सैलरी, उनका रेजिग्नेशन, ये सब पार्ट आ गया सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 में रिमूवल का बात आएगा। एक माने एट व्हाट टाइम एक्चुअली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर वुड बी रिमूव्ड, क्या ऐसा स्थिति आएगा जो प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं, वो सेक्शन 14 में है। ये भी सेंट्रल लेवल का बात हम बोल रहे हैं, ये भी सेंट्रल लेवल का, ठीक है। ये जो 13-14 है, वो 12-13-14 जो सेक्शन 12 था वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, 13 था उनका जो अभी हम डिस्कस किया बेसिकली टेन्योर ऑफ सर्विस, उनका बेसिकली सैलरी, रेजिग्नेशन, और 14 में बेसिकली जो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका कब रिमूवल होगा देखेंगे। द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर इफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज द केस में भी। इसी कंडीशन में उनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। तो वो कंडीशन को हम देखेंगे, ये देखिए इस कंडीशन में इज एडजस्ड ऑन इंसॉल्वेंट, वो इंडेप्टेड हो गए, वो जो ऋण लिए थे सपोज वो उसको चुका नहीं पाए, उनके अगेंस्ट में अभी केस चल रहा है, ओके, रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी। convicted of an offense, okay, in the opinion of the president involves moral turpitude, engages during his term of office in any paid employment, कोई पेड सपोज अभी वो उनका इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर में उनका कोई और जगह में पेड एम्प्लॉयमेंट है आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, राइट। नेक्स्ट वन, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन फिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस by reason of infirmity of mind or body, suppose फिजिकल इन्फर्मिटी और बेसिकली मेंटल इन्फर्मिटी के हिसाब से वो अभी ऑफिस के लिए फिट नहीं है, उस केस में इट मीन्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इज एज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली हिज फंक्शंस एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ऐसा कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सपोज अभी ये डिटेक्ट हुआ कि उनका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ओके, तो वो जो उनका पोस्ट है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो इस केस में उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये सब है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है, उनको उसी कंडीशन में ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, राइट। जैसे इम्पीचमेंट होता है यहाँ पर, वही इस कंडीशन में, चाहे इंसॉल्वेंसी हो, चाहे कन्विक्शन हो, चाहे आउटसाइड पेड एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अनफिट टू ऑफिस ड्यू टू फिजिकल इन्फर्मिटी एंड मेंटल इन्फर्मिटी, और उनका कोई आउटसाइड में कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में ऑनरेबल प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेंगे, राइट। ये सेक्शन 14 बोल रहा है। बेसाई अब सेक्शन 15 को आएंगे। जैसे ये चला गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बेसाई अभी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूरा लगभग सेम है, उसका जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन। अगेन यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर होता है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये भी बेसा जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये भी सिविल कोर्ट की तरह काम कर रहा है। उसका जो बेसिकली जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, बेसिकली स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बोलेंगे, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी ऐसे है क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो इक्विवेलेंट टू द सिविल कोड, इक्विवेलेंट टू द सिविल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। तो मैं बताया जो
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था, वैसे ही स्टेट लेवल में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। नेक्स्ट पार्ट में वही है, इट कंसिस्ट ऑफ एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जैसा मैं बताया था सेंट्रल लेवल में वैसा ही स्टेट में, यहाँ पर एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10, एक चीफ है और नॉट एक्सीडिंग 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, वैसा ही सेंट्रल लेवल में था। नेक्स्ट वन, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अच्छा, स्टेट लेवल में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर से उनको अपॉइंटमेंट ऑनरेबल गवर्नर देंगे, उनको अपॉइंटमेंट गवर्नर देंगे, मगर एक कमिटी उसको रिकमेंड करेगा। ओके, ए कमिटी मस्ट बी रिकमेंडेड टू द ऑनरेबल गवर्नर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके, एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, राइट। तो वहां पर सेंट्रल लेवल में ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे, यहां पर अपॉइंटमेंट देंगे ऑनरेबल गवर्नर। यहां पर एक कमिटी बनेगा, कमिटी में कौन कौन रहेंगे? कमिटी में चीफ मिनिस्टर वो चेयरमैन है ऑफ द कमिटी, चीफ मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ द कमिटी, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है एक रहेगा, एक मेंबर, और एक कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चेयरमैनशिप चीफ मिनिस्टर, और वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर रहेंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये कमिटी रिकमेंडेशन देंगे और इन्फॉर्म करेंगे ऑनरेबल गवर्नर को, और ऑनरेबल गवर्नर अपॉइंटमेंट देंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, राइट। तो वैसा ही यहाँ पर जो इसको मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, जो सब सेक्शन 4 में है, यहाँ पर दिया है कि जो स्टेट लेवल में जो चीफ इंफॉर्मेशन जिनको बोलते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये एक है, ओके, ये एक चीफ है। और जो अभी बताएंगे जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से वो नॉट एक्सीडिंग 10, ओके, नॉट एक्सीडिंग 10, राइट। जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से वो नॉट एक्सीडिंग 10, ओके, मैक्सिमम ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो नॉट एक्सीडिंग 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स दे आर वर्किंग अंडर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पर वैसा ही जो कमिटी बेसिकली what type of people, what type of person actually recommended by the committee to the honorable governor for appointment। तो वही वैसा ही वहाँ पर जो सेंट्रल लेवल में था, यहाँ पर वही है, एमिनेंस पर्सन्स, एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस में बोला था, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे सोशल सर्विस हो, चाहे जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, जो जिन लोगों का इस फील्ड में एक्सपर्टाइज है वो उनको ही अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। वो कमिटी जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो कमिटी रिकमेंड करेगा, राइट। नेक्स्ट वन, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहाँ पर जो है डिसक्वालिफिकेशन का बात आता है, तो वो यहाँ पर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं रहेंगे, कि मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं रहेंगे, कि यूनियन टेरिटरी में नहीं रहेंगे, और कोई ऐसा आउटसाइड में उनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा, उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक नहीं रहेगा, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा बिजनेस में, और कोई प्रोफेशन को वो परस्यू नहीं करेंगे। ये मैं बता चुका हूँ, मैं बताया ना, जो सेंट्रल लेवल में था वही है स्टेट लेवल में, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन का बात आता है, बेसिकली जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, they should not be the member of the parliament, they should not be the member of the state legislative assembly or union territory, they should not have connection with political party, they should not involve in any type of business, they should not pursue any type of profession, or they do not hold any of the it means office of profit, ठीक है। इस कंडीशन में उनका डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है, राइट। चलो हेडक्वार्टर, जो जैसे हम सेंट्रल लेवल में हमारा न्यू दिल्ली है, और अदर प्लेसेस में जो उसका ऑफिसेस है वो एक्चुअली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर होता है। यहाँ पर वैसा ही जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन
इंटरेक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल के बाद हेडक्वार्टर को डिसाइड किया जाएगा और अदर ऑफिसेस को डिसाइड किया जाएगा. स्पेसिफाई एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ऑफिसेस एट अदर प्लेसेस. और यहाँ पर भी है द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल बी एट सच प्लेस इन द स्टेट आज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन. तो ऑफिशियल गैजेट में एक्चुअली वो मेंशन करेगा जो स्टेट गवर्नमेंट उसका जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें मेंशन करेगा कि हेडक्वार्टर इट मीन स्टेट इंफॉर्मेशन का हेडक्वार्टर किस प्लेस होगा. और उसके बाद जो अदर ऑफिसेस होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर वो गैजेट नोटिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कि ये प्लेस एक्चुअली होगा हेडक्वार्टर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का. और अदर प्लेसेस जो है वो प्रीवियसली उसको अप्रूवल दे देगा स्टेट गवर्नमेंट, उसके हिसाब से अदर प्लेसेस में सेटअप होगा ऑफिसेस. राइट. चलो ये सेक्शन 16 में देखेंगे. जो टेन्योर ऑफ सर्विस में बताया था कि सेंट्रल लेवल हो कि स्टेट लेवल हो, जो टेन्योर ऑफ सर्विस है एक्चुअली डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है टेन्योर ऑफ सर्विस में. तो यहाँ पर जो चीफ स्टेट लेवल में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, उनका जो टेन्योर ऑफ सर्विस होगा वो डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्चुअली कौन डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. और 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर. जो पहले 5 ईयर्स था वो टेन्योर को अबोलिश कर दिया गया है. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स एक्चुअली द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इट मीन्स दे वुड बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट. ओके. तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. ये वैसा ही है. तो जो स्टेट वैसा ही जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है स्टेट लेवल का, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है उनका उसी पोस्ट में अपॉइंटमेंट नहीं होगा. जो सेंट्रल लेवल में मैं बता चुका हूँ, उनका उसी पोस्ट में अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मगर वो एलिजिबल है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए वो एलिजिबल है. मगर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उसी पोस्ट में उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. वही बताया है यहाँ पर. और यहाँ पर जो है यदि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो तो एलिजिबल है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए एलिजिबल है, तो दोनों का सर्विस यदि वो एलिजिबल हो जाते हैं चीफ के लिए तो स्टेट जो सर्विस वो इंफॉर्मेशन जो टेन्योर ऑफ सर्विस किया था इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आकार में, और अभी ये हो जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ये दोनों मिलाकर 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा. क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टेट लेवल में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसी पोस्ट में उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मगर उनका वो एलिजिबल है, दे आर एलिजिबल फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट. मगर कंडीशन क्या है, दोनों का टेन्योर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर प्लस जो चीफ का टेन्योर, दोनों मिलाकर 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा. 5 ईयर से ज़्यादा दोनों. वैसे ही सेंट्रल लेवल में मैं बता चुका हूँ आपको, पूरा समान है. और सैलरी का बात आएगा, अभी मैं बता चुका हूँ, चाहे स्टेट लेवल हो कि सेंट्रल लेवल हो, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है कि बेसिकली जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है उनका सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है. टेन्योर ऑफ सर्विस, सैलरी बोथ डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. आपको याद रखना है, यहाँ पर यह नहीं कि ये स्टेट लेवल का है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. नो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है. बेसिकली रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ सर्विस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. और जो सैलरीज का बात आएगा, सैलरीज एंड अलाउंसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, बोथ सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल में. ठीक है. रेजिग्नेशन, यहाँ पर वो इट मीन्स रेजिग्नेशन दे सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं ऑनरेबल गवर्नर को. ओके कि मैं रिजाइन देना चाहता हूँ इस पोस्ट में, तो यहाँ पर ऑनरेबल गवर्नर को वो हैंड ओवर करेंगे. ओके. उनका जो बेसिकली जो राइटिंग है तो वो रीजन के साथ वो ऑनरेबल गवर्नर को हैंड ओवर करेंगे. ठीक है. ये हो गया. अभी रिमूवल का बात आएगा. वैसा भी बताया था कि जो सेंट्रल लेवल में तो किस कंडीशन में एक्चुअली जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका रिमूवल होता है. तो वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ पर है. यहाँ पर ऑर्डर करेंगे, वहाँ पर सेंट्रल लेवल में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे, यहाँ पर ऑनरेबल गवर्नर ऑर्डर करेंगे. देखेंगे किस कंडीशन में. वही है जो बेसिकली इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, पेड एम्प्लॉयमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं. और नेक्स्ट वन सपोज फिजिकली मेंटली अनफिट,
ओके, अनफिट, फिजिकली मेंटली अनफिट कि एनी अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो इस कंडीशन में मैं बता चुका हूँ, जो सेंट्रल लेवल में था वही स्टेट लेवल में है। इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट कि सपोज अनफिट, फिजिकली एंड मेंटली अनफिट, ओके, एनी अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ओके, एनी अदर ऑफिशियल प्रॉफिट, राइट। तो इस केस में ऑनरेबल गवर्नर उनको रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है 17 में है, तो मतलब 15, 16, 17 ये स्टेट का है। 12, 13, 14 जो सेक्शन है वो सेंट्रल लेवल का है। सेक्शन 15, 16, 17 वो है स्टेट लेवल का। उसमें कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, पूरा लगभग सेम है, ओके, सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, तो आपको कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। अभी उनका देखेंगे सेक्शन 18, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो सेंट्रल लेवल में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है कि स्टेट लेवल में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, कि उनका पावर्स फंक्शंस क्या है। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वैसा ही स्टेट लेवल में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो उनका पावर्स क्या है, उनका फंक्शंस क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। तो फर्स्ट चीज देखिए, व्हेन द सेंट्रल और स्टेट पीआईओ और सेंट्रल और स्टेट एपीआईओ हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज और हर एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील अंडर दिस एक्ट। सपोज जो सेंट्रल लेवल में कि स्टेट लेवल में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है और जो असिस्टेंट पर्सन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से सेंट्रल, क्योंकि जैसे हम कंप्लेनेंट है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम जो आरटीआई अप्लाई करेंगे उसका जवाब देगा बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मैं बता चुका हूँ। 30 डेज के अंदर जब हमारा रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेंगे, 30 डेज के अंदर उनको देना पड़ेगा पीआईओ को, एपीआईओ को 35 डेज, मगर लाइफ लिबर्टी केस में विदिन 48 आवर्स। तो वो कभी रिफ्यूज कर देते हैं, हम जो इंफॉर्मेशन मांगा है वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं। तो उस केस में हम कहाँ पर जाएंगे, जैसे सेंट्रल डिपार्टमेंट से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, सपोज इट मीन्स वी हैव अप्लाइड फॉर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक्चुअली बेसिकली डिनाइड टू अस, बेसिकली रिफ्यूज्ड टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन। तो इस केस में हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेन करेंगे, वैसा ही स्टेट लेवल में हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेन करेंगे। तो सेंट्रल लेवल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसको इंक्वायरी करेगा कि वो क्यों पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको रिफ्यूज कर दिए, ओके। तो वैसा ही स्टेट लेवल में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उसको इंक्वायरी करेगा। हु हैज बीन रिफ्यूज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट, हु हैज बीन रिफ्यूज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट। इसी एक्ट में सपोज हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं, हमको मना कर दिया गया, तो उस केस में हम कंप्लेंट डालेंगे, ओके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में और स्टेट लेवल में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, ओके। हु हैज नॉट बीन गिवन ए रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम। एक टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट क्या है, चाहे सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल डिपार्टमेंट और चाहे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जब वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तब वो 30 डेज के अंदर उनको इंफॉर्मेशन देना है। एपीआईए को जो असिस्टेंट है उसको, जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 डेज के अंदर, जब वो हमारा रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा उसका 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। एपीआई को 35 डेज के अंदर, और कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है 40 डेज के अंदर उनको इंफॉर्मेशन को देना चाहिए। और ऐसा कोई लाइफ एंड लिबर्टी रिलेटेड मैटर है, उसको जब वो हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे उसका 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे। सपोज टाइम लैप्स हो गया मगर हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तब हम कंप्लेंट डालेंगे सेंट्रल लेवल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट। हु हैज बीन रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ फी व्हिच ही और सी कंसिडर अनरीजनेबल। ऐसा है, हम एक सुना था, जो बीपीएल लोग हैं वो कुछ फी नहीं देंगे। सपोज यहाँ पर फी चार्ज कर रहे हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो फी चार्ज कर रहा है, कि कोई स्टेट लेवल डिपार्टमेंट में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पर
जो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो चार्ज कर रहा है, क्योंकि बीपीएल लोगों के लिए चार्ज नहीं है, बीपीएल लोगों के लिए कोई फ़ी नहीं है, अनरीजनेबल में उनसे फ़ी लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंप्लेन जाएगा सेंट्रल लेवल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, स्टेट लेवल में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। और ऐसा हमको तो इंफॉर्मेशन मिला मगर वो मिसलीडिंग है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है। ओके, हमको इन्फॉर्मेशन मिला मगर हमको लगता है ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तब हम कंप्लेंट डालेंगे सेंट्रल लेवल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, स्टेट लेवल में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। नेक्स्ट वन, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटेड टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट, ये सब मैटर में कंप्लेंट जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को सेंट्रल लेवल में और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को स्टेट लेवल में, राइट। इसमें जो 18(2) है, जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 है, वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी इज सर्टिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इट मे इनिशिएट एन इंक्वायरी। सपोज जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वो देखेंगे कि एक्चुअली जो ग्राउंड एस्टेब्लिश हुआ उसमें क्लियर हो रहा है कि जो कंप्लेन मिला है उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। ओके, इंक्वायरी इट मीन्स मे बी इनिशिएटेड बिकॉज द रीजनेबल ग्राउंड इज एस्टेब्लिश्ड। ओके, तो वो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो कंप्लेन दिया गया है उसमें कुछ इट मीन्स वो रीजनेबल है और इंक्वायरी होना चाहिए, ठीक है। और सबसेक्शन 3 को आएंगे, मैं अभी बताया था, इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उनका जो पावर है वो सिविल कोड, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी इसी रिलेटेड में एक दिल्ली बोर्ड प्रिंसिपल में क्वेश्चन आया था, तो उनका जो पावर है वो सिविल कोर्ट का जो पावर है, इसीलिए तो उनको कहा जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये कि नॉन जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी नहीं है, नॉन जुडिशियल बॉडी है, मगर उनका जो पावर है वो सिविल कोर्ट का जो पावर है उसी तरीके का पावर है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का बहुत बार एग्जाम में आया है। और यहाँ पर एक कोड को याद रखना है, एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको याद रखना है। और इसके हिसाब से बेसिकली द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशनर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बोथ हैविंग द इक्विवेलेंट पावर लाइक ए सिविल कोर्ट। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर जो दिया है वैसा ही, जैसे समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड कंपेल देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। जैसे कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जैसे जो प्रोसीजर है, यहाँ पर वही प्रोसीजर है, क्योंकि उनका पावर वैसा ही है। तो वो जब इंक्वायरी करेंगे बेसिकली क्या है, वो समन करेंगे और अटेंडेंस लेंगे और उनका ओरल और रिटन एविडेंस लेंगे, ठीक है, ये पार्ट आ गया। डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, जो भी रिसीविंग एविडेंस, जो एविडेंस रिसीव करेंगे ऑन एफिडेविट, और रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। ओके, इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर मैटर व्हिच मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जैसे सिविल कोर्ट में जैसे जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, यहाँ पर भी वैसा ही जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो जब एक कंप्लेन को इंक्वायरी करेंगे वैसा ही सेम होगा, जैसे सिविल कोर्ट में होता है वहाँ पर यहाँ पर भी वैसा ही होगा, राइट। नेक्स्ट वन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी may during an inquiry of any complaint under this act examine any record of which this act applies which is under the control of the public authority and no such record may be withheld from it on any grounds। तो जो भी रिकॉर्ड चाहिए पब्लिक अथॉरिटी से वो रिकॉर्ड लेंगे, कोई भी हालत पर वो कोई भी रिकॉर्ड को वो पब्लिक अथॉरिटी विथहेल्ड नहीं कर सकता। जो भी रिकॉर्ड चाहिए वो इमीडिएटली पब्लिक अथॉरिटी कमीशन को रिकॉर्ड दे देंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड को वो छुपा कर नहीं रखेंगे, राइट। तो ये सेक्शन 18 था। ओके, जो पावर है बेसिकली हम देखा कि उनका पावर सिविल कोर्ट की तरह होता है। जैसे सिविल कोर्ट में एक्चुअली प्रोसीजर होता है, कोर्ट प्रोसीजर, वैसा ही प्रोसीजर होता है वो जो इंक्वायरी प्रोसीजर होता है, ठीक है। सेक्शन 19 में अभी अपील का बात आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन को याद रखना है, सेक्शन 19। नेक्स्ट वन, इफ द एप्लीकेंट इज नॉट सर्टिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड or if no information is provided by the public authority within the prescribed time limit, the applicant has the right to prefer an appeal to the appellate authority concerned। तो यहाँ पर बहुत कॉमन चीज़ है, सपोज हम कुछ इट मीन से RTI डाला
मगर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, वो टाइम लैप्स कर गया, क्योंकि टाइम लिमिट है, टाइम लैप्स कर गया कि हमको वो रिफ्यूज कर दिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि हमको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया जो मिसलीडिंग है, हमको लगता है ये फॉल्स है, ठीक है, और हमको लगता है कि इनकम्प्लीट है, तब हम उसको अपील करेंगे, तो अब हम अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, अपील करेंगे, ठीक है। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ अपील, एक है फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील। तो 2 प्रकार का अपील है, यहां पर याद रखना है, यहां पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो 2 प्रकार का अपील होगा, फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील। तो अभी हम देखेंगे जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी वो कौन है और कितना दिन के अंदर हम फर्स्ट अपील करेंगे, और उसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी कौन है और कितना दिन के अंदर हम सेकेंड अपील करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, एनी पर्सन who does not receive a decision within the time or is aggrieved by a decision of the central public information officer or the state public information officer as the case may be, may within 30 days from the, देखिए, may within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision। जब हमको डिसीजन मिला, ओके, जब हमको डिसीजन मिला, हम ये डिसीजन में सेटिस्फाई नहीं है, जो हमको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हमको इंफॉर्मेशन दिया उसमें हम खुशी नहीं है, वो हमको लगता है कि इनकम्प्लीट है, वो मिसलीडिंग है, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तब जब हम डिसीजन को रिसीव करेंगे उसका 30 डेज के अंदर हमको क्या है, फास्ट अपील करना पड़ेगा। कितना दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर हमको फास्ट अपील हम फास्ट करेंगे, 30 डेज के अंदर हमको अपील करना पड़ेगा कि एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, जो पीरियड है, पीरियड खत्म हो गया, जैसे कि टाइम लिमिट होता है, तो तो दोनों कंडीशन याद रखिए, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड और फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच ए डिसीजन। एक्सपायरी क्या है? सपोज हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो टाइम लिमिट है 30 डेज के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन देना है, एपीआई को जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको 35 डेज के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन देना है, और थर्ड पार्टी केस में 40 डेज के अंदर, कि बेसिकली लाइफ एंड लिबर्टी केस में 48 आवर्स के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला उसी टाइम लिमिट में, तब उसी से हम 30 डेज के अंदर अपील करेंगे, ठीक है। और जब हमको डिसीजन, और एक कंडीशन है, जब हमको डिसीजन मिल रहा उसी से 30 डेज के अंदर हम अपील करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट वन, तो हम किसको अपील करेंगे? जो फास्ट अपील होगा, बेसिकली फास्ट अपील जो होगा ये सीनियर रैंक होगा, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है सेंट्रल लेवल में कि स्टेट लेवल में, उनका सीनियर रैंक का ऑफिसर को हम फास्ट अपीलेट अथॉरिटी मानेंगे। तो वही दिया है, प्रीफर एन अपील टू सच ऑफिसर हु इज सीनियर इन रैंक टू द सेंट्रल पीआईओ और स्टेट पीआईओ। तो सेंट्रल पीआईओ, स्टेट पीआईओ का जो सीनियर रैंक ऑफिसर है वो फास्ट अपील केस में वो अपीलेट अथॉरिटी होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फास्ट अपील केस में हु इज द अपीलेट अथॉरिटी? बेसिकली इज द सीनियर रैंक ऑफिसर टू द सेंट्रल लेवल में सेंट्रल पीआईओ, स्टेट लेवल में स्टेट पीआईओ। तो उन दोनों का जो हायर रैंक ऑफिसर है उनको हम फास्ट अपीलेट अथॉरिटी मानेंगे, ओके, उनके पास हम अपील करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, टू एक्चुअली हुम वी अपील इन केस ऑफ फास्ट अपील केस, प्रोवाइडेड दैट ये जो टाइम है मैं बताया, जो 30 डेज के अंदर जब पीरियड एक्सपायरी हो गया, टाइम लैप्स हो गया, जो टाइम लिमिट टाइम लैप्स हो गया, तो हम अपील करेंगे। जब हम डिसीजन मिला उसका 30 डेज के अंदर अपील करेंगे। तो हम नहीं कर पाए तो वो जो पीरियड है, जैसे 30 डेज के अंदर हमको अपील करना है, हमको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने लेना है केस को, हम नहीं ले पाए, तो वहाँ पर जो एक्सपायरी हो गया, 30 डेज क्रॉस हो गया, तो उस केस में एक्चुअली जो अपीलेट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे, ओके, वो अपील को रिसीव कर वो डिसाइड करेंगे। यदि वो देखते हैं कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड है, इसके वजह से एक्चुअली वो एक्सपायरी हो गया, 30 डेज जो लिमिट था वो एक्सपायरी हो गया और रीजनेबल ग्राउंड है, और वो कुछ उसको रिकॉर्डेड भी करेंगे, इसी रीजन के वजह से एक्चुअली वो 30 डेज के अंदर वो बेसिकली जो एप्लीकेंट है वो अपील नहीं कर पाया। तो वही प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज इफ ही और सी satisfied that basically the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time। तो बेसिकली कुछ रीजनेबल ग्राउंड था, वो 30 डेज के अंदर अपील नहीं कर पाया,
तो इस केस में 30 डेज एक्सपायरी हो गया, फिर भी अपीलेट अथॉरिटी वो रिक्वेस्ट, वो जो अपील रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट एडमिट करेंगे, मगर वो देखेंगे कि बेसिकली ऐसा कुछ ग्राउंड्स था, ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस था जिसके वजह से 30 डेज के अंदर एक्चुअली जो अपेलेंट है वो अपील नहीं कर पाया, राइट। ये थोड़ा ध्यान देंगे। थर्ड पार्टी केस में भी 30 डेज के अंदर, जो थर्ड पार्टी को जब इंफॉर्मेशन मिलता है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में फर्स्ट वीडियो में बताया था, थर्ड पार्टी केस में भी वैसा ही है। सपोज जब थर्ड पार्टी को जब ऑर्डर मिलता है पब्लिक अथॉरिटी से, वो उसका 30 डेज के अंदर अपील कर सकता है, ठीक है, उसके लिए भी 30 डेज है, राइट। ये सेक्शन 11 में मैं थर्ड पार्टी के ऊपर बताया था, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। तो वो भी जब पब्लिक अथॉरिटी उनको ऑर्डर दे देगा कि ये आपका जो ये इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोज कर दिया गया, और वो थर्ड पार्टी उस इन्फॉर्मेशन में सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में वो भी अपील कर सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या करेगा ना, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील करेगा विद इन 30 डेज आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। चलो नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड अपील के बात आएंगे, क्योंकि 2 अपील से। अच्छा, फर्स्ट अपील में हम सेटिस्फाई नहीं हुए, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास गए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इज द सीनियर रैंक ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और स्टेट लेवल में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हम उनका जो डिसीजन था उसमें हम सेटिस्फाई नहीं हुए कि वो टाइम लैप्स हो गया, मगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, अपीलेट अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि वो जो इन्फॉर्मेशन दिए वो इनकम्प्लीट है कि फॉल्स है, हमको मिसलीडिंग की तरह लग रहा है। तो इस केस में हम सेकेंड अपील करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड अपील होगा वो विद इन 90 डेज होगा। वहाँ पर जैसे 30 डेज था फर्स्ट अपील केस में, यहाँ पर 90 डेज होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड और वाज एक्चुअली रिसीव्ड। ये दोनों कंडीशन में जब डिसीजन दिया गया, जो 90 डेज कैसे काउंट होगा, जब जिस डेट में एक्चुअली डिसीजन दिया गया और एक्चुअली जो डिसीजन रिसीव किया गया, जो अपेलेंट है जिस डे में वो बेसिकली रिसीव किया इन्फॉर्मेशन, उसी से 90 डेज के अंदर वो सेकेंड अपील करेगा। कि ये भी हो सकता है जिस डेट में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया, उससे 90 डेज के अंदर सेकेंड अपील अपेलेंट सेकेंड अपील करेगा। यहाँ पर 90 डेज आता है, और ये जो कंडीशन से आपको याद रखना है, जिस डेट में अपेलेंट रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को उसी से 90 डेज, और जिस डेट में आइदर और केस में, और जो सेकंड कंडीशन है जिस डेट में एक्चुअली डिसीजन दिया जाएगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया उससे 90 डेज के अंदर सेकंड अपील होगा। अच्छा, सेकंड अपील किसको करेंगे? फॉर इन केस ऑफ सेकंड अपील, हु इज द अपीलेट अथॉरिटी ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन पूरा डायरेक्टली सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, सेंट्रल लेवल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और ये जो 90 डेज है, कभी कभी वो 90 डेज एक्सपायरी हो जाता है, तो इस केस में एक्चुअली जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो कुछ रीजनेबल ग्राउंड देखते हैं और कुछ सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि अपेलेंट जो सेकेंड अपील किया वो 90 डेज के अंदर नहीं कर पाया, वो कुछ सर्कमस्टांसेस और रीजनेबल ग्राउंड को देखकर वो एडमिट करते हैं। वो 90 डेज क्रॉस हो गया मगर फिर भी रिक्वेस्ट को एडमिट करते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पार्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, इफ द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी अगेंस्ट व्हिच एन अपील इज प्रीफर्ड रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी शैल गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर यदि थर्ड पार्टी ने अपील किया तो इस केस में बेसिकली जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे देगा, बेसिकली एज द केस में भी शैल गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड टू दैट थर्ड पार्टी। तो जब थर्ड पार्टी का बात आता है, वो थर्ड पार्टी अपील करता है, तब वो जो सेंट्रल लेवल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वो रीजनेबल टाइम देंगे, और थर्ड पार्टी से सुनने के लिए बेसिकली वो रीजनेबल टाइम, इट मीन्स द कमीशंस they have given time to third party, okay, it means to listen them actually for what reason, it means they go for appeal, ठीक है। तो उनको रीजनेबल थर्ड पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और वो इन्फॉर्म करेंगे कि इसी के वजह से हम अपील किया, राइट। इन एनी अपील प्रोसीडिंग्स द ओनर्स टू प्रूव दैट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, तो उनके अगेंस्ट में जाता है
उनका जो जजमेंट है उसका एगेंस्ट में अपील जाता है, तो वो जस्टिफाई करेंगे कि हम क्यों नहीं दिया। दो सेंट्रल लेवल में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट लेवल में जो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो एक्चुअली जस्टिफाई करेंगे कि इसके वजह से हम बेसिकली टाइम लैप्स हो गया, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। वो कुछ रीजंस देंगे, उनको डिफेंड करने के लिए वो रीजन देंगे और उनको अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा क्योंकि उनके अगेंस्ट में अपील गया है। ठीक है, तो वो ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बेसिकली वो उनको डिफेंड करने के लिए वो रीजनेबल ग्राउंड देंगे कि बेसिकली इसी ग्राउंड के वजह से हम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिया हम सही दिया, मगर वो जो अपेलेंट है कि जो कंप्लेनेंट है वो बोल रहा है कि इनकम्प्लीट है, तो वो उनको डिफेंड करने के लिए वो इट मीन्स वो जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, और एक मजा बात है, ये जो अपील किया जाएगा वो कितना दिन के अंदर वो बेसिकली डिस्पोज किया जाएगा। यदि हम अपील करेंगे, फर्स्ट अपील करेंगे कि सेकंड अपील करेंगे जो कमीशन को, तो वो कितना दिन के अंदर एक्चुअली डिस्पोज होगा। बेसिकली 30 डेज के अंदर वो डिस्पोज होगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो अपील होगा वो अपील जब एडमिट किया जाएगा उसका 30 डेज के अंदर डिस्पोज किया जाएगा। हाँ, उसको यदि एक्सटेंड किया जाएगा तो अप टू 45 डेज तक, एक्चुअली 30 डेज के अंदर डिस्पोज होगा। यदि उसका एक्सटेंशन होगा देन अप टू मैक्सिमम 45 डेज तक। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग देयर एज द केस में फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजन्स को भी जो भी रीजन्स है उसको रिकॉर्डेड किया जाएगा। समझ में आ गया। तो जो अपील को डिस्पोज किया जाएगा 30 डेज के अंदर और एक्सटेंशन होके अप टू 45 डेज के अंदर जो भी अपील किया गया है अपेलेंट के द्वारा उसको डिस्पोज किया जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी शैल बी बाइंडिंग। तो उनका जो भी निर्णय होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का, उनका वो डिसीजन बाइंडिंग होगा। इन इट्स डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी हैज द पावर टू रिक्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो पब्लिक अथॉरिटी को कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे कि बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू, फर्स्ट वन देखिए वो क्या इंफॉर्मेशन देंगे पब्लिक अथॉरिटी को, जो कमीशन है सेंट्रल लेवल में स्टेट लेवल में है, वो बताएंगे कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन के लिए आपको जब एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है तो आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए और सही टाइम में, जो टाइम लिमिट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए, जो सही इंफॉर्मेशन है, ओके, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है आपको देना चाहिए। ये कौन बोल रहा है कि कमीशन बोल रहा है पब्लिक अथॉरिटी को। नेक्स्ट वन क्या है, तो कमीशन बोल रहा है कि एवरी डिपार्टमेंट में बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट करो, क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो एक्चुअली राय देंगे। कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक्चुअली टाइम लिमिट के अंदर एक्चुअली इंफॉर्म करना है एप्लीकेंट को। तो नहीं है तो उनको अपॉइंटमेंट दो। एवरी डिपार्टमेंट, सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, एवरी डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। तो ये कौन बोल रहा है, कमीशन बोल रहा है पब्लिक अथॉरिटी को। नेक्स्ट को चलेंगे, और ऐसा वो बोल रहा है कि कमीशन बोल रहा है कि ऐसा कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश कर दो। जो इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए है उसको क्यों हाइड करके रखना है। जो कॉमन इंफॉर्मेशन है ये है, जो कॉमन इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर देना है। तब कोई भी पर्सन वो आरटीआई में नहीं डालेगा, क्योंकि कॉमन इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर दिया गया और जनरल पब्लिक को वो पता हो गया। ओके, कोई पॉलिसीज मैटर है, कोई भी मैटर है जो कॉमन है उसको आप डिस्क्लोज कर दो। नेक्स्ट है बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, कोई टू इट्स प्रैक्टिस इन रिलेशन टू मेंटेनेंस मैनेजमेंट, कोई मेंटेनेंस मैनेजमेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें कोई आप नेसेसरी चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंज करो। ये कमीशन बोल रहा है पब्लिक अथॉरिटी को, चाहे रिलेटेड टू द मेंटेनेंस, चाहे रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, चाहे रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो आप, राइट। नेक्स्ट वन रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, कमीशन ये बोल रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी को कि आपका जो ऑफिशियल्स है उनको आप ट्रेनिंग दो, पीरियोडिकली उनको ट्रेनिंग दो। वो कैसे जो पब्लिक के साथ डील करेंगे, वो कैसे करेक्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, कैसे टाइम लिमिट के अंदर उनको इंफॉर्मेशन देना है, कैसे उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है। कुछ जेन्युइन केस में उनको डिनाई नहीं करना है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा।
रिफ्यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए कमीशन बोल रहा है पब्लिक अथॉरिटी को कि आपको पीरियोडिकली ट्रेनिंग देना चाहिए ऑफिशियल्स को। नेक्स्ट वन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन आप देख लीजिए ये पार्ट, रिक्वायर पब्लिक अथॉरिटी को ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि कंप्लेनेंट को जिस केस में सपोज कंप्लेनेंट को कंपेंसेशन देना चाहिए आप कंपेंसेट करो। रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपेंसेट द कंप्लेनेंट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड। यदि कंप्लेनेंट को कुछ लॉस हो रहा है कि कंप्लेनेंट को कुछ आई मीन्स देयर इज सम अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन कंप्लेनेंट की हार्मफुल इफेक्ट ऑन कंप्लेनेंट, तो इस केस में आपको कंप्लेनेंट को कंपेंसेट करना है, कंपेंसेशन देना है। और इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, वो तो पेनल्टीज दे सकता है। अभी पेनल्टी के ऊपर हम जाएंगे कि इंफॉर्मेशन कमीशन पब्लिक अथॉरिटी को बोलेगा कि इंक्वायरी होगा, यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो अल्टीमेटली वो गिल्टी होंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा। और रिजेक्ट द एप्लीकेशन इसके ऊपर है कि सभी केस में आपको बेसिकली एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना नहीं है, मगर ओनली जो बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, जो मैटर कॉन्फिडेंशियल मैटेरियल है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, कॉन्फिडेंशियल मैटेरियल हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आ जाता है। जो इंफॉर्मेशन जो कमीशन है वो इन्फॉर्म करता है पब्लिक अथॉरिटी को। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी शैल गिव नोटिस ऑफ इट्स डिसीजन इंक्लूडिंग एनी राइट ऑफ अपील टू द कंप्लेनेंट। नोटिस देता है चाहे कंप्लेनेंट को और पब्लिक अथॉरिटी को, यहाँ पर नोटिस देता है कमीशन। और नेक्स्ट वन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी शैल डिसाइड द अपील इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपील को डिस्पोज करेगा कमीशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी पेनल्टीज को चलेंगे। अच्छा, पेनल्टीज को चलेंगे। वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट और अपील is of the opinion that the central public information officer or state public information officer as the case may be has without any reasonable cause। सपोज इस केस में सपोज जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कि स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कोई बिना रीजन से वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, टाइम के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, कोई ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं वो मिसलीडिंग है, ओके, मालाफाइडली डिनाइड, वो रिक्वेस्ट वो डिनाई कर देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, कि कभी कभी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग है, ठीक है, और जानबूझकर कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन और ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी मैनर इन फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, तो इस केस में जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी को देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डे 250 रुपीज़ लगेगा, मैक्सिमम 25,000। अच्छा, ये जो 250 पर डे लगेगा टिल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड, ओके। ये जो पेनल्टी देगा बेसिकली ये दिया है जब इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन रिसीव्ड, माने जब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वो जब एप्लीकेशन रिसीव करेंगे और उसको डिस्पोज करेंगे तो उसके अंदर जो भी डे होगा पर डे वो 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और जो मैक्सिमम पेनल्टी होगा वो 25,000 होगा। पर डे 250 रुपीज़, मगर मैक्सिमम पेनल्टी कितना होगा 25,000। ये पेनल्टी किसके ऊपर लगेगा ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर लगेगा, ठीक है, इसको भी याद रखना है पेनल्टी को। चलो और कुछ है, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल, मगर यहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि क्यों आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा, फॉर व्हाट रीजन द पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन यू, यू गिव द रिप्रेजेंटेशन, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बर्डन होगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही एक्टेड रीजनेबल, यहाँ पर जो बर्डन होगा वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास होगा, वो डिफेंड करने के लिए वो भी जस्टिफाई करेंगे कि इसी रीजन के वजह से हम जो एप्लीकेंट का रिक्वेस्ट था हम उसको रिजेक्ट कर दिए, कि हम टाइम के अंदर विद इन टाइम हम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, तो ये सब उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, किसको, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, राइट। तो यहाँ पर भी ये है कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर, जैसे कोई ग्रॉस इनजस्टिस होता है एप्लीकेंट के लिए, तो जो भी इंक्वायरी के बाद ये पता चला जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसका गलती के वजह से एक्चुअली
जो एप्लीकांट है उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ा, तो उस केस में डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है सेंट्रल लेवल में और स्टेट लेवल में वो रिकमेंड कर सकते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। ठीक है, तो ये डिटेल्स था। ओके, जितना एग्जाम ओरिएंटेड था मैं डिस्कस किया, अच्छे से आप उसको देख लो, पूरा इन्फॉर्मेशन में दे दिया पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, मैंने मुझे लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको फेस कर सकते हो। तो थैंक यू, नमस्कार एंड प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So thank you and namaskar again.